दूसरी तरफ आप क्या कह रहे हैं कि वक्फ टर्मिनल में जो वक्फ काउंसिल में जो मेंबर बनेंगे वो गैर मुस्लिम भी बनेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, गोदी मीडिया ने और समाज को आपस में जो लड़ाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों ने क्या किया है कि उन्होंने कह दिया था वक्फ डिसाइड करेगा जमीन किसकी है और उन्हीं के लोग हैं, वही डिसाइड करते हैं, वो ले लेते हैं। ऐसा नहीं है। ईडी, सीबीआई ये तो पपेट बन गए हैं, केंद्र सरकार के नहीं, ये पपेट बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी की। वो बात जो चुभ जाए सीने में कहीं, बस वही असली सवाल, वही असली बात होती है। आज लाइव न्यूज एक्स के स्टूडियो पर एक बार फिर से नए अतिथि मौजूद हैं। उनका मैं परिचय कराऊं उसके पहले बता दूं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और साथ ही साथ सीनियर एडवोकेट भी हैं आसिफ रिजवी सी। आपका बहुत स्वागत है लाइव न्यूज एक्स के स्टूडियो में और बहुत आभार कि आप इतना दूर चल के हमारे स्टूडियो तक पधारे। सर बहुत स्वागत है आसिफ जी। और आसिफ जी के साथ हम लोग तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन इन दिनों एक मुद्दा देश दुनिया में गरमाया हुआ है, खास करके अल्पसंख्यक वर्ग को लेकर के, कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की निगरानी को लेकर सरकार एक बिल लेकर के आई है और उस बिल में आखिरकार क्या खामियां हैं जो अन्य राजनीतिक दल जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वो इस पूरे मुद्दे पर बहस को तैयार हैं, लेकिन सरकार उस पूरे बात को डिटेल से बात नहीं करना चाहती। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है, मैं आपको एक और थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। इसी बिल को जब कांग्रेस लेके आई थी तो पर्दे के पीछे से बीजेपी ने समर्थन किया था, लेकिन अब उसी बिल पर उन्होंने तमाम और बदलाव किए हैं और उस पर क्या सियासत गरमा रही है। मुद्दे पर बात करने के लिए आसिफ जी हैं, खुद बड़े विशेषज्ञ हैं इस मुद्दे पर। सर, क्या ऐसी बात है जो दिल में चोट कर रही है वक्फ के बोर्ड के जो है बिल को लेकर के? देखिए, बिल को लेकर जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है जी, तो ये है कि खुद सरकार भी चाहती है कि जनता के बीच में इस बात का कंफ्यूजन रहे कि बिल क्या है, क्योंकि जब सही बात जनता के बीच में जाएगी तो जो यंग जनरेशन इंडिया की है वो पढ़ी लिखी है और वो एक्चुअल आपसे पूछेगी कि इससे क्या बेनिफिट हमारे देश को हो रहा है, क्या बेनिफिट हमें हो रहा है। पॉलिटिकल स्टैंड की तरह इसको यूज किया जा रहा है। पॉलिटिकल स्टैंड के लिए ये वो बिल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इट इज नॉट अटैक ऑन अ पर्टिकुलरली वक्फ। ये देश की में जितने भी रिलीजन के जो धार्मिक चीजें हैं डे बाई डे उनके ऊपर अटैक करेंगे और ये उसकी शुरुआत है। ये फंडामेंटल से जुड़ा हुआ मसला है। जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, इस वक्फ बिल में कहा गया है कि अब वो आदमी वक्फ कर सकता है जो कम से कम 5 साल से मुस्लिम प्रैक्टिस कर रहा हो। और हमारे देश में क्या है और पूरी दुनिया में क्या, ये हमारे विल है, हमारी प्रॉपर्टी है कि अगर हम उसको कहीं भी दान करना चाहते हैं, किसी भी संस्था को, किसी भी सोसाइटी को, तो वो हम कर सकते हैं। आज आसिफ रिजवी चाहे तो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकते हैं, लेकिन संजय सिंह चौहान चाहे तो प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं कर सकते, उनको 5 साल वेट करना पड़ेगा। तो ये तो आपने राइट छीन लिया ना संजय सिंह का। प्रॉपर्टी संजय सिंह जी की है, वो नहीं दे सकते, दान नहीं कर सकते, वो उसको वक्फ नहीं कर सकते। क्यों? तो ये फंडामेंटल से जुड़ा हुआ मसला है। और इस देश के अंदर कौन आदमी क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, कहाँ रहेगा, किससे शादी करेगा, ये उसका मर्जी है। हम कौन होते हैं सरकार उसको रोकने वाले? ये देश के संविधान ने हमें मौका दिया है और हमें पावर दी है और यही खूबसूरती है हमारे देश की। आप ठीक है, आप जो है हिंदू हैं, लेकिन आप किसी चर्च में गए और आपने कोई मन्नत मांगी, आपकी मन्नत पूरी हो गई, तो उस चर्च को आप पैसा नहीं दे सकते। क्यों? और उसको रोकने वाली सरकार कौन होती है? मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं किसी मंदिर में जाता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना पूरी रहती है। तो सरकार कौन होती है हमसे ये कहने की कि आप अपनी प्रॉपर्टी का फुला हिस्सा उस मंदिर को डोनेट नहीं कर सकते? मतलब ये कहें कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की के साथ शादी करता है, लेकिन उस शादी के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को देना चाहता है, तो क्या नहीं दे पाएगा? मैं ये क्यों कह रहा हूँ, शादी करता है। हाँ, एक बात मैं तो उसकी सीधी मिसाल दे रहा हूँ कि वो शादी नहीं भी करता है, वो देश में है कि वक्फ के अंदर कोई ऐसा काम हो रहा है जिससे समाज को फायदा हो रहा है। वक्फ बोर्ड का मतलब, वक्फ बोर्ड में जैसे आप देखिए कि लखनऊ में भंडारे लगते हैं, पानी पिलाया जाता है। मैं ऐसे इंडिविजुअल आदमी हूँ, मुझे लगा ये भंडारा लगा रहे हैं, ये हर साल भंडारा लगाते हैं, तो मैंने इनसे कहा ये मेरी दुकान में जो किराया आएगा उसका पैसा आपके भंडारे में जाएगा।
तो ऐसे वक्फ भी बहुत से काम करती है, भंडारे लगाती है, वो बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे देती है, वक्फ मदरसे खोलती है, बीमार आदमी के लिए जो है अस्पताल में पैसा पहुँचाने का काम करती है, कई हॉस्पिटल चल रहे हैं, कई चैरिटेबल स्कूल चल रहे हैं। तो अब आप उस स्कूल को डोनेट करना चाहते हैं कि भाई पूरा वक्फ के अंदर ये स्कूल चल रहा है और ये मेरी दुकान है, ये साहब इसको डोनेट है, तो आप नहीं कर सकते। क्यों 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 रोकने वाली सरकार कौन होती है? एक ये मसला है। ये मसला देश के प्रत्येक व्यक्ति के फंडामेंटल से जुड़ा हुआ है। तो वह वोट में एक सबसे बड़ी कमी ये जो वह वोट कानून नहीं मिल रहा है। दूसरा कानून, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप क्या कह रहे हैं कि वक्फ टर्मिनल में जो वक्फ काउंसिल में जो मेंबर बनेंगे वो गैर मुस्लिम भी बनेंगे। उसी गैर मुस्लिम को आप रोक रहे हो कि साहब आप अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी कोई चीज उसमें आप डोनेट नहीं कर सकते 5 साल से पहले, और उसी को कह रहे हो कि उस काउंसिल में मेंबर रहेंगे ताकि कम्युनिकेशन बढ़ेगा। तो इसका मतलब आप चीट कर रहे हो ना। तो मुख्यतः ये कहा जाए कि यही लड़ाई है कि जो वक्फ बोर्ड है उसमें संपत्ति गैर मुस्लिम अगर देना चाहता है तो उसे 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उसकी निगरानी के लिए गैर मुस्लिम रखा जाएगा। ये एक छोटा सा मसला है। ओके, ये भी एक मसला है, मैं कह रहा हूँ उसके अंदर ऐसे इसके अंदर एक और मसला है जी। मसला ये है कि जो प्रॉपर्टी हमारी ऑलरेडी वक्फ में रजिस्टर्ड है, 1995 में जो इनका वो आया था, बिल आया था उस में, अब ये कह रहे हैं कि आप शुरू से उसका रजिस्ट्रेशन लेकर आओ। इस देश में भारत के अंदर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन जो शुरू हुआ है वो 1905 में शुरू हुआ है। जो उससे पहले के हमारे ऑलरेडी वक्फ हैं, तो क्या उसको वक्फ नहीं मानोगे? तो कहाँ से रहेगा रजिस्ट्रेशन आदमी? अरे 25 साल 30 साल पुराना रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स लाने में दिक्कत होती है। भाई क्या होता है, हमारी प्रॉपर्टी है, मैंने उसको वक्फ कर दिया, अब मेरे बाद मेरे बच्चों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी चेक वो वक्फ अपना काम कर रहा है। आमतौर पर देखा गया गांव की जो बस्तियां हैं वो जिन्हें आज घरौनी के नाम पर पेपर दिए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, तो तमाम उन बस्ती के लोगों के पास कागज आज भी नहीं है जहाँ तक। वही तो मैं कह रहा हूँ, इसी तरह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो आप एक अननेसेसरी विवाद पैदा कर रहे हो, आप एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। तो देश की सरकार का काम क्या है कि देश में रह रहे लोगों को, देश में रह रहे अलग अलग समाज के लोगों को मिला के और देश की तरक्की के बारे में सोचे। सरकार क्या कर रही है? लड़ाने पर ध्यान दे रही है। अरे हमारे देश की खूबसूरती यही है कि हमारे देश में हर चीज है, पहाड़ से लेके पानी तक, और रिलीजन में हर रिलीजन है, हर क्षेत्र वाइज, इलाके वाइज अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग जबान बोलते हैं, अलग अलग चीजें बोलते हैं, और हम सब उसको मिला के जो उसकी जो गुलदस्ता बनता है उसको हम भारत कहते हैं, उसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, और पूरी दुनिया में हमारे इसी गुलदस्ते की तारीफ होती है। तो उस गुलदस्ते को खराब करने की कोशिश है ये। लेकिन सरकार का मानना ये भी है कि वक्फ की जो बोर्ड की ज़मीनें हैं उन पर बहुत मनमाने ढंग से वक्फ के लोगों ने अवैध कब्जा करके बेचा है, गरीबों की ज़मीनों को कब्जा करके वक्फ के नाम पर बेचा है। उनका ये कहना है कि अब गरीबों को ज़मीनें मिलेंगी। देखिए, झूठ बोलने में और फर्जी में, कोई बकवास करने में और प्रैक्टिकल चीज़ों में फ़र्क होता है। गोदी मीडिया पता नहीं क्या क्या बता देती है, तो 2000 के नोट पर चिप होने की बात कह देते हैं, और सिर्फ मजाक है। रियलिटी बताइए, वक्फ की कोई ज़मीन बेची नहीं जा सकती। अगर हम किसी ज़मीन को कहते हैं कि ज़मीन वक्फ में हो गई है, उसको हम बेच कैसे सकते हैं? वक्फ का तो नियम ही यही है कि वक्फ की ज़मीन बेची नहीं जा सकती। तो ये तो इन्होंने जनता के बीच में एक भ्रम फैला के रखा है, झूठ बोल के रखा है। और दूसरी एक सबसे बड़े जो उसके लिए ऑब्जेक्शन होना चाहिए, वो हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि वक्फ क्रिमिनल बने। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, गोदी मीडिया ने और समाज को आपस में जो लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों ने क्या किया है कि उन्होंने कह दिया था वक्फ डिसाइड करेंगे ज़मीन किसकी है, और उन्हीं के लोग हैं वही डिसाइड करते हैं, वो ले लेते हैं। ऐसा नहीं है। जनरल यहाँ हर चीज़ का बना हुआ है। आप चले जाओ तो GST का भी है, आप चले जाओ तो FCI का भी है, जॉब्स वालों के लिए भी है, कार वालों के लिए भी, हर का टर्मिनल बना हुआ है। ऐसे वक्फ का टर्मिनल है। उसको लीड कौन करता है? उसको लीड करता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एक ADJ, डिस्ट्रिक्ट जज, जो जुडिशियल ट्रेनिंग से आते हैं, जो जुडिशियल होते हैं, वो डिसाइड करते हैं। आपने क्या किया इस बिल के अंदर? आपने जुडिशियल जो अधिकारी है उनकी पावर सीज कर दी। आपने कहा इसको DM देखेगा। क्यों? आज आपकी सरकार है, DM आपके अंडर में है, आपके कहने से काम करेगा। कल उनकी सरकार आएगी, उनके अंडर में, उनके कहने से काम करेगा। इसलिए तो जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए। देश में हम अदालतों को भरोसा करते हैं, तो ये कौन सी सरकार है जो अदालत पर भरोसा नहीं कर रही है?
बल्कि डीएम पे भरोसा कर रही है। ये हमारा ऑब्जेक्शन है और ये ऑब्जेक्शन दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। क्यों सरकार डर रही है? जुडिशियल पावर क्यों छीन रही है वक्त से? और अगर कह रहे हैं वक्त की जमीनों पर कब्जा है, तो देश में प्रत्येक जितने भी जिनके पास प्रॉपर्टियां हैं, जिनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा है, उनको इन्हीं इंक्रोचमेंट हटाने की पावर दी हुई है। जैसे नगर निगम चाहेगा तो इंक्रोचमेंट हटा देगा, एलडीए चाहेगा तो इंक्रोचमेंट हटा देगा, रेलवे चाहेगा तो उसकी टीम में इंक्रोचमेंट हटा देगा। अगर वक्त की जमीन पे कब्जा है तो ये तो सरकार की नाकामी है, उसको हटा दें, और नहीं हटा पा रहे हैं तो वो उसको पावर दे दें, वो अपना इंक्रोचमेंट खुद हटा लेंगे। इसमें क्या करें? आप कांग्रेस में भी हैं और सीनियर वकील भी हैं। अगर बात करें यूपी के बीजेपी के पूर्व मंत्री और लखनऊ के ही मुस्लिम भी हैं वो, लेकिन वो तो आरोप लगा रहे हैं कि जो अभी तक वक्फ में काम हो रहा था वो बेईमानी का, लूट का, घसोट का, गरीबों का हक मारा जा रहा था। लंबी लंबी मतलब उनकी तमाम बातें इन दिनों सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रही हैं, आपने भी सुनी होंगी। मैं उनकी बात को एक्सेप्ट कर लेता हूँ जी। मैं कुछ देर के लिए मैं कहता हूँ जो वो कह रहे हैं सही है, वो फिर बेईमानी हो रही है, हो भी रही होगी। हाँ। हो रही है, मैं भी कहता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान के बहुत से ऐसे सेक्टर हैं, सेगमेंट हैं, बेईमानी हो रही है, तो क्या उस सेगमेंट को बंद कर दें, उस सेक्टर को बंद कर दें? अरे बेईमानी हो रही है तो आपकी सरकार है, पुलिस है, ईडी है, ये है, वो है, उसको रुकवाओ ना, उसको खत्म थोड़ा कर दोगे आप। कहीं बेईमानी हो रही है तो उसकी बेईमानी को पकड़ोगे, वहां बेईमानी को रोकोगे। इस तरह का वक्त बिल बना के समाज में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करोगे और लोगों को आपस में लगाओगे थोड़ा। कोई एक अच्छी संस्था जो चल रही है उसको खराब थोड़ा करोगे। तो अब मुझे लगता है कि इस तरह के लोग, जाहिर सी बात है, जो जिनको कुछ बोलना नहीं आता कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, तो कहते हैं साहब कि कौवा कान ले गया और गोदी मीडिया समय है ही, कभी पीछे दौड़ती रहेगी, कान वापस करो, कान वापस करो। इसलिए तो मैंने आपको अपने प्लेटफॉर्म में बुलाया है जहाँ पे आपको सच कहने का अधिकार है और हमें सच दिखाने का भी अधिकार है। मैं जानता हूँ आपको, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ संजय भाई, आपको, आप पूरी टीम को, आप लोग ईमानदारी से देश को आगे बढ़ाने के लिए देश के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आपसे एक सार्थक चर्चा हो और इस बात को जनता के सामने सही तरीके से रखना चाहिए। जैसे ये कह रहे हैं कि बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे देश ने एक ऐसा कानून बनाया जिसमें वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर, एक डीजे की पावर, देश में जो अदालतें हैं, अदालतों को रीड करने वाले एक अधिकारी की पावर छीन के आप उसको डीएम को दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा शर्मनाक, इससे ज्यादा गंदा और इससे ज्यादा बकवास बिल इस देश में नहीं बन सकता। अप्रिसिएट के लिए बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। लेकिन कोर्ट तमाम पार्टीज बन के गई हैं इस बिल को लेकर के, क्या लगता है वहाँ से राहत की उम्मीदें? नहीं, कोर्ट से तो हमें राहत की उम्मीद लग रही है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सरकार खुद जानबूझकर कुछ पिटीशनें इस तरफ से भी पढ़वा रही है। अच्छा, इसलिए पढ़वा रही है ताकि वो जो सही बात कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना है उसको प्रेजेंट ना करने दिया जाए, करने दे। तो मुझे देश की अदालत पे भरोसा है और मैं चाहता हूँ कि वहाँ से, मुझे उम्मीद है कि वहाँ से एक अच्छा फैसला आएगा। लेकिन क्यों देश की अदालत पास जाए हम? देश की अदालत के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास काम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर से विनती करूँगा सरकार से कि आप ताकत मिली है, आप तीसरी बार की सरकार है, देश के लोगों ने आपको चुन के भेजा है, आप देश में ऐसे कानून बनाइए जिससे लोगों के बीच में प्यार बढ़े, मोहब्बत बढ़े और ऐसे काम करिए जिससे देश आगे बढ़े। हम भी आपके साथ हैं। हमारे आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हमारे आपकी राजनीतिक सोच में फर्क हो सकता है, लेकिन जहाँ देश की बात आएगी वहाँ एक कांग्रेसी आपके साथ खड़ा होगा, वहाँ आपके साथ खड़े होंगे इस देश के लिए, इस प्यार देश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो न देश की जनता माफ करेगी, ना इतिहास माफ करेगा। मुझे लगता है कि इस कानून के लिए देश का इतिहास इन्हें कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि प्रदेश के लोगों को लाने का काम कर रहे हैं इस कानून से। आसिफ भाई आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब वकालत की बात भी हो गई, वक्फ बोर्ड की बिल की भी बात हो गई, सियासत की ओर बढ़ते हैं। इन दिनों फिर देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर से ईडी, सीबीआई, हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड, आखिरकार मामला क्या है, माजरा क्या है, क्यों अचानक बीच बीच में ये लोग आते हैं, टॉर्चर टाइप का कुछ करते हैं, पूछताछ करते हैं और फिर धीरे से मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन कल तो आप लोगों ने प्रदर्शन देशव्यापी भी किया, क्या मंशा क्या लग रही है आपको? अब पूरी तरह से फेलियर सरकार है और राहुल गांधी जी के नाम का ऐसा डर इनके दिलों में बैठ गया है कि उठते बैठते सोते जागते हर जगह राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी।
देश की पार्लियामेंट में जनता की बात विपक्ष ना रख पाए, इसलिए ईडी के माध्यम से उनको डराने के काम कर रहे हैं। आप देखिए कितनी हंसने वाली बात है कि ईडी इस मुकदमे में चार्जशीट फाइल कर रही है, जबकि ईडी एक बार रिपोर्ट उसमें ऑलरेडी दे चुकी है। और मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? मनी लॉन्ड्रिंग ये होती है जहाँ कैश पैसे का रोटेशन। मनी लॉन्ड्रिंग ये होती है कि आपने मुझे कैश पैसा दिया और मैंने उसको अपनी कंपनी में लगा के उसको वाइट कर दिया। दिस इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। अब नेशनल इस मसले में मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से हुई है, कहाँ से पैसा आया है जो उसमें लगाया है? ये एक देश की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, उनके द्वारा चुने गए सांसदों को फर्जी मुकदमों में फंसा के। और मैं इस मसले में आदरणीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के भी बयान की निंदा करता हूँ, जो उन्होंने कहा कि ईडी को बंद कर देना चाहिए। ईडी या देश की कोई भी संस्था इसलिए बनाई गई है कि वो देश के किसी काम में मदद करे। हम उनसे ये निवेदन करेंगे कि उनको भी हमारी तरह ये मांग करनी चाहिए कि साथ इसका दुरुपयोग बंद होना चाहिए। संस्था नहीं बंद होनी चाहिए, संस्था तो अच्छी चीज के लिए बनाई गई है और देश की सरकार उसका मिसयूज कर रही है। किसी भी चीज का मिसयूज होने का मतलब ये नहीं कि उस चीज को बंद कर दिया जाए। देश के नागरिकों को ये हमारी जिम्मेदारी है कि देश के नागरिकों के बीच में जाएं, उनको देश के लॉ की जानकारी दें, देश के कानून की जानकारी दें, उनको राजनीतिक सोच दें, उनको चिंता दें कि वो समझ सकें कि अगर सरकार गलत कर रही है तो वो खड़े होकर कहें कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, और सरकार घुटनों पे आए और उस चीज़ को माने कि गलती कर रहे हैं और दुरुपयोग होना बंद है। तो हम तो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार देश की संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं करेगी। तो आपको क्या लगता है कि बिहार के चुनाव के पहले राहुल गांधी की बेरोजगार आंदोलन रैली क्या ईडी सीबीआई को जागृत करने के लिए पर्याप्त फार्मूला था? देखिए, ईडी सीबीआई ये दो पपेट बन गए हैं, केंद्र सरकार के नहीं, ये पपेट बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। जब इनको लगता है कि फुला स्टेट हम हारने जा रहे हैं या फुला जगह विपक्ष के नेता बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो दोनों पपेट अपने छोड़ देते हैं और वो निकल जाते हैं, साहब फर्जी मुकदमा बनाते हैं, और ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर रहा है तो वो करे। लेकिन देश की जनता के ऊपर, देश के कानून के ऊपर, देश के न्यायालय के ऊपर हम लोगों का भरोसा है। हम देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, देश के अंतिम नागरिक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, जो दिल चाहे करें। अरे हम नहीं डरे गोरों से तो क्या डरेंगे चोरों से, हमें इसकी कोई चिंता नहीं। राहुल गांधी के साथ पूरा देश खड़ा है, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है और हम लोग खड़े हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, जनता की लड़ाई के लिए। एक नहीं 100 फर्जी मुकदमे लगाते रहे, तो ईडी सीबीआई जो दिल चाहे करें, और हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे और उठाएंगे। अगर बात करें ईडी सीबीआई की, तो मुख्य आरोपी के तौर पर सोनिया गांधी, दूसरे नंबर पर राहुल गांधी को उन्होंने मतलब ये कहा जाए कि टारगेट किया हुआ है। तमाम संपत्तियां भी जो अटैच की थी उन्हें कुर्क करने के लिए परमिशन भी मांगी जा रही है। वो जो दिल चाहे करें। हमने बता दिया कि देश की जनता की आवाज़ और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा। वो जितने चाहे उतने मुकदमे लगवा लें, जो उसकी प्रॉपर्टी सीज करना चाहे कर दें, जिसका मकान चाहे गिरा दें। हम कांग्रेसी लोग हैं, हम अंग्रेजों से नहीं डरे और कुर्बानी देने की आदत हमें अपने बाप दादाओं से है। हम अंग्रेजों के ज़माने में गर्दन कटवा के और फांसी पर चढ़ के देश को आज़ाद करके लाए हैं। हमारे देश के, हमारे पार्टी के नेताओं का खून पसीना शामिल है इस देश की आज़ादी के लिए। इस देश की जनता को आपस में सरकार के द्वारा लड़ाने की जो कोशिश है उसको विफल करते रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे, जो दिल चाहे करें। चलते हैं गुजरात की ओर। आपने शहीद की बात की, तो गांधी जी के चलते हैं जहाँ पर उन्होंने अपने मिशन की शुरुआत की थी। आपका भी मिशन वहाँ से शुरू हो रहा है। कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से गुजरात की धरती को चुना है। तो उस गुजरात की धरती में जो महाधिवेशन हुआ, वहाँ पर राहुल गांधी का एक बयान बड़ा चर्चा में बना हुआ है कि कुछ लोग कांग्रेसी ही बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। इससे कितना सहमत हैं आप? देखिए जी, हर दल के अंदर जो लोग अपनी तरक्की के बारे में सोच रहे हैं और गलत करके किस तरह से आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं बेनिफिट है। और कांग्रेस में कोई दल उससे छूता नहीं है, कांग्रेस उससे छूता नहीं। लेकिन ऐसी विचारधारा लोग रखते हैं, उनको हम कांग्रेस से अलग करेंगे। ये राहुल गांधी जी का मिशन है और इस मिशन को एक कार्यकर्ता पूरा करेगा। हम ऐसे लोगों को सामने लाएंगे और उनको पार्टी से निकालने का काम करेंगे, और वो हम कर रहे हैं। और हम मानते हैं इस चीज़ को
कि किसी भी लालच के अंदर कोई भी आदमी कभी गलती कर सकता है, तो उस गलती करने वाले को हम कांग्रेस में नहीं रखेंगे। ये हमारा मिशन है, उसमें हम काम करेंगे। तो कमोबेश हालात वैसे ही यूपी में भी बने हुए हैं। कभी आप पूर्ण रूप से सत्ता में यूपी में रहे हैं, लेकिन 28-30 साल से आप यूपी में संगठन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो क्या स्थितियां जो गुजरात में दिख रही हैं काफ़ी लंबे अरसे से, 80 के दशक से आप वहाँ पर सरकार से गायब हैं, तो क्या वही स्थितियां यूपी में भी देखने को मिल रही हैं? देखिए, हम उत्तर प्रदेश में कमजोर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, पर हम कमजोर सत्ता पाने में हैं। हम उत्तर प्रदेश में एक दिन भी कमजोर नहीं हुए हैं। देश प्रदेश की जनता के सामने ये बात रखने में कि कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने में हम कभी कमजोर नहीं पड़े हैं कि इस देश उत्तर प्रदेश की किसी नागरिक के साथ नाइंसाफी हो रही है और कांग्रेस पार्टी वहां ना पहुंची। हम आंदोलन में कभी पीछे नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में आज भी सबसे ज्यादा राजनीतिक मुकदमों में जो फंसाया गया और जिन कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया है, तो वो कांग्रेस ही है। और हमें कहने में गर्व है कि आज भी उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों ने लगातार जो मुकदमे लिखवाए राजनीतिक लोगों के खिलाफ कि वो जनता की आवाज ना उठाएं, वो कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं। तो हम संघर्ष कर रहे हैं और हम संघर्ष करेंगे, और उत्तर प्रदेश में अब की बार कांग्रेस पार्टी की बिना सरकार नहीं बनेगी। इन दिनों देखने को तमाम मिल रहा है कि कई जगह पर दलितों के साथ अत्याचार देखने को मिल रहा है, हत्याएं देखने को मिल रही है। लास्ट घटना आपने प्रयागराज में देखी किस तरीके से की घटना हुई। तो इस पूरी घटनाक्रम को अगर देखते हैं तो क्या लगता है कि कुछ चीज़ें ज़्यादा आगे बढ़ के समाज से बढ़ रही हैं? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि ऐसे मुद्दों के ऊपर हम जनता को ये समझाएं कि ये गलत है। सरकार क्या कर रही है? सरकार के पास बजट है, सरकार के पास लोग हैं। आपने जो जब से हमारा देश आजाद हुआ है, सरकारों ने काम किया, तो जो सेगमेंट छूट गए हैं, जहाँ हमें और मेहनत करना था, इन चीज़ों को दूर करना था, सामाजिक हमारा जो समाज आपस में हम समाज के कुछ लोगों को आपस में अगर नहीं मिला पाए, तो आपको उस पर काम करना था मिलाने पर। आपने क्या किया? आपने समाज को तोड़ने का काम कर दिया। जब आप समाज को तोड़ रहे हैं, तो जो ऑलरेडी नहीं जुड़ पाए थे वो क्या कर रहे हैं? दूसरे समाज के कमजोर आदमी के ऊपर हमला कर रहे हैं, उसकी जान ले रहे हैं, और सरकार इस समझाने में विफल हुई जा रही है। क्योंकि बात केवल लॉ एंड ऑर्डर की नहीं है कि पुलिस उसको नहीं रोक रही। मैं मानता हूं कि पुलिस उसको ताकत से रोकेगी, पर हमें भी एज ए पॉलिटिकल लीडर, एक देश के नागरिक होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम समाज को समझाएं कि नहीं, वो गलत है। जब देश में छुआछूत की वाला कानून कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी, उस समय कांग्रेस पार्टी के जो अपर कास्ट लीडर थे, उनको उनके घर में परेशानी को फेस करना पड़ा था, लेकिन वो निकल के खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये गलत है। देश का प्रत्येक व्यक्ति बराबर है, पर देश का एक एक नागरिक जो है वो बराबर है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो दलित समाज से आता हो। और ब्राह्मण इस देश में कांग्रेस से जुड़े जो ब्राह्मण थे, वो निकले और दलितों के घर में गए, उन्होंने खाना खाया और उनके पैर छुए और बताया कि नहीं, जैसे हम नागरिक हैं वैसे आप नागरिक हैं। आज सरकार क्या कर रही है? आज सरकार लड़ाने का काम कर रही है। तो क्या उससे क्या हो रहा है? कुछ लोग भटक के इस तरह के अपराधों में शामिल हो रहे हैं और अपराध बढ़ रहा है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, ठीक है ना। और कुछ लोग ताकत में आ गए हैं, तो वो आजकल ब्राह्मण समाज के पीछे ही पड़ गए हैं। तो क्यों को ब्राह्मण समाज अगर 2-3 पीढ़ी से स्टेब्लिश है, तो उसका हाथा तोड़ देंगे, उसकी मूर्ति नहीं लगने देंगे। तो कोई ब्राह्मण समाज को किसी समाज से आता है तो आप उसकी मूर्ति नहीं लगने देंगे, ये गलत है। मुझे लगता है कि जब राजनीति में आप किसी बड़े पद पर चले जाते हैं, तो आपके अंदर और झुकाव होना चाहिए। पिछले दिनों एक घटना हुई आगरा में देखने को मिला, जिसमें एक बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गोली मारने की भी बातें हुई, तलवारें भी लहराई गई। तो क्या लगता है कि अब यूपी में हिंदू मुस्लिम के बाद अब अगड़ा और पिछड़ा की लड़ाई हो देखने को मिलेगी? समाज को लड़ाने का काम कर रहा है, लेकिन इससे हमारे देश को नुकसान हो रहा है। ये तो शर्म की बात है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, और देश उत्तर प्रदेश के डीजीपी, उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है कि देश उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री को, चाहे हमारा उससे राजनीतिक भेदभाव हो, लेकिन अगर उनको मारने की कोई बात कर रहा है, तो इतनी हिम्मत आ कहां से रही है? अपराधियों का संरक्षण क्यों कर रही है सरकार? क्यों सरकार तलवारें लहराने दे रही है? और हम अपने घर के बच्चों को तलवार लहराने के लिए आगरा भेजेंगे, दूसरे समाज के लिए लड़ने की तैयारी करेंगे, या उसको पढ़ा लिखा के इंजीनियर डॉक्टर बनाएंगे? देश हमारा जब आजाद हुआ, यहाँ चुनिंदा वकील, चुनिंदा डॉक्टर थे, लेकिन सरकारों ने मेहनत करी। आज अब निकल जाइए, हिंदुस्तान के कोने कोने में आपको इंजीनियर, डॉक्टर, पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। और सबसे अच्छी बड़ी बात है कि आप देश की सरकारों ने उनको ये सोच ली कि आप अपने बच्चों को पढ़वाएंगे। और पिछले भारतीय जनता पार्टी सरकारें क्या कर रही है? उनको सोच दे रही है तलवारें ले रहा हो, खाली बको, दूसरे समाज के लोगों को नीचा दिखाओ।
इसी का तो विरोध है, इसीलिए तो हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं और हम कह रहे हैं देश इस समय गलत हाथों में है और उसके खिलाफ जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमे लगवा रहे हैं ईडी सीबीआई के माध्यम से। मेरा अंतिम सवाल आप, क्योंकि आप एक वकील हैं और जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, अभी क्या लगता है कि आपको कि कानून की जानकारी लोगों तक कम है, और अगर कम है तो इसमें लोगों तक जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पहुंचाई जा सकती है, ये आपसे मैं विचार चाहूँगा। मेरा मानना ये है कि जैसे स्कूल और कॉलेजेस में हम अलग अलग सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, हमें लगता है देश के संविधान को भी हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जब उसमें हम रामायण पढ़ाते हैं, जब उसमें और चीज़ें पढ़ाते हैं, उसमें हमें देश के संविधान के बारे में पढ़ाना चाहिए, ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे छोटे लॉ हैं वो हमें इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। जैसे हमारा कमर्शियल लॉ है, हमारा ट्रैफिक का नियम है, ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके हम क्लास स्कूल से ही पढ़ाना चालू करते हैं तो अब बहुत आसानी रहेगी। क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छा कानून हमारे देश का, दुनिया का सबसे अच्छा संविधान हमारे देश का है, और ये बात हम देश के युवाओं में, देश के नागरिकों में ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं, उनको बतला नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक कमी है, अब हमें इस साइड पे वर्किंग करनी चाहिए और इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आसिफ भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे स्टूडियो पर आने के लिए। और हम अंत करें इससे पहले एक शेर आपके लिए कि हम सवालों के जवाब लेकर नहीं आते, हम तो आईना है, जो दिखता है वो दिखा देते हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच।